Hi, this is Zeba Hussain and welcome to the interview session of Beyond the Boundaries presented by Frizite Media। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बहुत ही यंगेस्ट डायरेक्टर सौरभ त्यागी के साथ, जिनकी फिल्म आपने देखी होगी क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। हाय सौरभ। हेलो। इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं हम बदायूं से दिल्ली एंड दिल्ली से बॉम्बे। इस सफ़र के बारे में बात करेंगे और आप उस पर रोशनी डालेंगे। इस सफ़र की बात तो वैसे हमेशा की है मैंने, और भी जब भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो ये डिस्कशंस आते हैं और मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है इन पे बात करने में, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत मतलब इतना मैजिकली हुई है कि मुझे भी बिल्कुल कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे जो हुई और उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि नहीं भाई अब जो है ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही एक वाक़या था मेरे साथ, जब कुछ हुआ था लाइफ में कुछ ऐसा विच आई कांट शेयर ऑन स्क्रीन। तो आई डिसाइडेड कि यार अब लाइफ में थोड़ा सा पढ़ाई करनी है और लाइफ में अब कुछ करना है। क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ, जो आपने कहा बदायूं, तो बहुत खूबसूरत शहर है वो, बहुत कुछ सिखाता है आपको, लेकिन आपको शैतान भी बनाता है, क्योंकि जो वहाँ की चीज़ें हैं अगर आप वहाँ रहते हैं तो बखूबी आदतन आप वो कुछ कुछ सीख भी जाते हैं। लड़ाई झगड़े हैं। जिस समय मैं छोटा था वो शहर इसलिए जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे बहुत गुंडागिर्दी होती थी, तो आप रह ही नहीं सकते थे। जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं 10th या 9th-10th स्टैंडर्ड टाइप जब तक मैं उस पहुंचा और मुझे समझ आई, तब मुझे लगा कि सीधा होना इस शहर में गुनाह है, आप जी नहीं सकते। तो मैं भी बिगड़ गया था, खूब बंदूकें चलाना सीख गया था, मैं भी झगड़ों में पूरा इन्वॉल्व रहता था। लेकिन इस सब के साथ साथ ये था क्योंकि मेरे परिवार एक बहुत ही साधारण सी फैमिली है जो बहुत ही सच्चाई में बिलीव करती है, समाज सेवी लोग हैं, और तो उनका हमेशा बहुत सपोर्ट था। इवन मैं जो शैतानियाँ भी कर रहा था वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं मतलब उनको ऐसा लगता था नहीं ये सही हो जाएगा, ये वक्त के साथ और बेहतर हो जाएगा। कोशिश करते थे मुझे नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालने की, कि पढ़ाई नहीं कर रहा है तो चलो उसको कुछ बिज़नेस करा देते हैं, या एक मेरे रिलेटिव हैं उनके यहाँ भेज दिया कि उनके यहाँ आके काम सीखो। तो ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच एक ज़िंदगी का ऐसा वाक़या हुआ जिसमें थोड़ा सा मेरी फैमिली हर्ट हो गई, और तब मतलब मेरे पिताजी ने मुझे ये समझाया यार कि ये सब मत कर और लाइफ में तू बेहतर कर सकता है। मुझे बहुत विश्वास है तेरे ऊपर कि तू बड़ा टैलेंटेड बच्चा है मेरा। तो जो उनका इमोशनल होना था और ये बात कहनी थी, वो मुझे ऐसा लगा कि यार अब गुरु चलते हैं इधर से, अब अपनी जो है कुछ और किया जाए, लाइफ में पढ़ाई की जाए। तो बड़ा क्यूरियस था, जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब आप इस तरीके के शहरों से होते हो आपको उतनी बेहतर गाइडेंस आपको नहीं मिलती है, क्योंकि लोग नहीं होते हैं उतने कनेक्टेड। और मैं तो वैसे भी वो बच्चा था जिससे कोई ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। मतलब किसी को ऐसा लगता नहीं था कि लाइफ में ये कुछ कर पाएगा। इसीलिए मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि अगर लाइफ में कुछ कर सकता हूँ तो हर बच्चा लाइफ में कुछ कर सकता है। वो मुझे ये बड़ा विश्वास है इस बात का। देन बस आई डिसाइडेड, आई लेफ्ट बदायूं एंड मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मुझे ये था कि अब क्या पढ़ाई करूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। यूपी बोर्ड में 65% टाइप मार्क्स तो कुछ काउंट ही नहीं होते हैं। कोई कॉलेज मिल नहीं सकता था। प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं फ़ीसेस इतनी ज़्यादा थी कि मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने परिवार को उस चीज़ के लिए, और मैं खुद भी श्योर नहीं था कि मैं कुछ पढ़ाई कर पाऊँगा उतना, और पिताजी तो नहीं थे। तो पढ़ाई के मामले में उनका ये था कि तू नहीं पढ़ पाएगा। फिर भी उनका था कि चल CS कर ले। पहले CA तो मैंने कहा आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे, मैं CA करूँगा क्या, मतलब ये। तो मुझे मास कम्युनिकेशन करना था। मुझे समझ आ गया था क्योंकि मैं जब छोटा था तो उससे तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी, मैं अच्छा बोल लेता हूँ। भाषा मेरी साफ़ थी, तलफ़ुज़ साफ़ था, तो
वो चीज़ मुझे उस शहर से मिली थी, तो मुझे लगा मैं न्यूज़ पढ़ सकता हूँ। क्योंकि एक और इंसिडेंट है, मैं मतलब ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हर इंटरव्यू में सेम सी आती हैं, तो लेकिन ये सच है कि मेरे नाना नानी को दिखाई नहीं देता था, और मेरे नाना को जब भी वो मुझसे अखबार पढ़ने को कहते थे तो मैं पूरा अखबार एज अ न्यूज़ रीडर पढ़ के सुनाता था उनको। तो उनको लगता था कि यार तो वो मतलब मुझसे कहते रहते थे पढ़ो, और मैं कई बार कहता था अखबार ख़त्म हो गया, क्या कह रहे हो, अब क्या पढ़ूँ। तो मुझे ये लगता था कि यार ये एक्स फैक्टर टाइप हो सकता है, जैसे किसी एक छोटे शहर के बच्चे को लग सकता है। तो वैसे ही मुझे लगा। फिर मैं आया और मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, और जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। मुझे ये था बेस्ट करना है जहां से भी, और मेरा उस साल जामिया में सिलेक्शन नहीं हुआ बीए मास कम्युनिकेशन में, क्योंकि छोटे शहर से आया था। तो भाषा कई बार छोटे शहर के बच्चों की अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं होती है, और जिस तरीके की स्कूलिंग से मैं आया था मेरे लिए तो अंग्रेज़ी एक ऐसा बवाल था कि अगर कोई बोल दे तो ऐसा लगता था कि यार भाग जाओ, क्या करूं, मतलब इतना अंग्रेज़ी से मतलब कोई ऐसा तारुफ ही नहीं था। और तो वही जो साल थी जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ मेरे साथ एक और अच्छी चीज़ हुई कि मैं शहर वापस नहीं आना चाहता था अपने, तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। और उसके लिए भी समाव मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि थिएटर ज्वाइन कर लो, और मुझे सच में नहीं पता था थिएटर क्या चीज़ होती है। कुछ एक ऐसी ग्लिम्सेस थी जो बचपन में मैंने स्कूल्स में और कहीं कहीं कुछ ऐसा देखा था। तो उन्होंने जब मुझे एक्सप्लेन किया कि ऐसे कर तू लाइफ में, तो और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि एक इंसान जो इस छोटे से परिवेश में रह के उसको कैसे इस बारे में पता है। मतलब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है यार वो। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी को कैसे पता था यार, मतलब कि थिएटर होता है, और थिएटर का मतलब अब मैं आज इनफैक्ट अभी जस्ट मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिस तरीके से मैंने थिएटर को देखा है या मैंने समझा है थिएटर को जितना, वो सिर्फ आपको एक्टर नहीं बनाता है, वो आपको उससे बहुत ऊपर कुछ बनाता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। गरीब के लिए थिएटर एमबीए हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जो फीस नहीं दे सकता एमबीए की, वो थिएटर कर ले फॉर श्योर, 2 साल थिएटर करेगा अच्छे जगह पे अच्छे लोगों में, तो वो बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल्स सीख सकता है लाइफ के। तो वही मेरे साथ हुआ। थिएटर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था। फिर मेरा अगले साल मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जिस साल मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, और जैसे मैंने बताया आपको कि पिताजी ने उसके बारे में बताया, तो मैं बहुत आज भी उस बात से कभी कभी उनसे पूछता हूँ आपको कैसे पता था कि थिएटर क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जितनी दुनिया देखी थी उस दुनिया में शायद थिएटर की जानकारी होना अपने आप में वैसी ही बात है जैसे हम लोगों को देख के कई बार उनकी जगह या उनके परिवेश को देख के हम उनकी नॉलेज या उनकी जानकारी बहुत सीमित मान लेते हैं ना, मतलब कि इस इंसान को तो लिमिटेड ही कुछ पता होगा क्योंकि दुनिया नहीं देखी है। बट उस इंसान को इस बारे में पता था, और शायद अगर मैंने थिएटर नहीं किया होता तो मैं उतना खुश तो नहीं होता जितना आज मैं महसूस करता हूँ खुद को। मैं फॉर श्योर जर्नलिज्म में भी कुछ अच्छा ही करता, बट एक फ़िल्म बनाने की, एक कहानियाँ कहने की, एक अपने किरदार कहने का जो मौका मुझे मिला वो शायद नहीं होता मेरे पास। So theatre played a very important रोल इन माई लाइफ। और फिर मैं तो इतना थिएटर करने लग गया था कि मुझे ज़्यादा ख्याल थिएटर का होता था। मैं अपनी क्लासेस मिस करके सिर्फ भागता था थिएटर करना है मुझे। बड़े कमाल के दिन थे वो। थिएटर में जो पैशन था ना, जो एनर्जी थी, जो कुछ भी झेल लेने की, और एक फाइटर वाली जो इंस्टिंक्ट थी जो ड्यूरिंग द थिएटर, वो बहुत अमेजिंग थी। फिल्म में शायद उससे आधा ही एफर्ट लगा पा रहा हूँ मैं। So you miss theatre? Yeah, I miss cinema. And what about your mass communication when you started your study? चलती रही पढ़ाई, तो बाद में समझ में आ गया था एक टाइम के बाद कि इस डिग्री की तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी शायद मैं बहुतों से बेहतर एक्टर था, लोग अप्रिशिएट करते थे। तो मतलब लग रहा था ऐसा कि
उस समय ऐसा होता है ना कि लगता है कि नहीं यार हम धरती हिला देंगे, तो वो वाली फीलिंग थी और इसलिए थिएटर करता रहा। मैंने एक बार ऐसे ही मतलब सब लोग जैसे कुछ कुछ लिखते हैं, तो मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान है कि मेरा जो पहला प्ले था और उसमें जब मुझे जो रोल करने का मौका मिला तो वो मुझसे ये कहा गया कि एक ऐसा चंक है बीच में, अगर तुम उसके लिए कुछ लिख लो। और क्योंकि वो कॉमेडी प्ले था तो एक चंक था जिसमें एक एंट्री हो सकती थी और बस उस एंट्री का आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखना था और वो भी फिर डायरेक्टर को अप्रूव भी करना था। तो मैंने लिखा और ही अप्रूव्ड, एंड जब उतना सा पीस जब मैंने वो स्टेज पे किया तो लोगों की वो तालियों की गूंज अभी भी मुझे याद है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मुझे मैंने राइटिंग को मुझे नहीं पता था अच्छा कि मैंने कुछ लिखा है जो वर्क करेगा, या लिखना भी कोई ऐसी विधा होती है जो है ना जिस पे आपको काम करना चाहिए। तो वो तो यूँ ही बस लिखा था। फिर एक प्ले डायरेक्ट भी किया था मैंने उस टाइम में, अपना ग्रुप शुरू कर लिया था। तो इसका भी इनफैक्ट बम्बई से ही भी किस्सा है इसका कि मैं जब थिएटर करता रहा तो फिर मैंने अपना एक ग्रुप शुरू कर लिया थिएटर का, और मैं साउथ एक्स में रहता था। उस जगह का भी बहुत बड़ा रोल है मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाने के लिए। कहते हैं जब आप अच्छी जगह रहते हो तो अच्छे लोगों में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो छोटे शहर से और बड़े शहर के बीच का जो ब्रिज है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपको करेक्ट जगह नहीं मिले, करेक्ट लोग ना मिलें। तो मुझे फॉर्चुनेटली चीज़ें वैसी मिलती गई, तो मैंने एक ग्रुप शुरू कर दिया और वहाँ मैं प्ले डायरेक्ट करने के लिए कोशिश करने लगा। एक प्ले मैंने डायरेक्ट भी किया उनके साथ, और क्योंकि साउथ एक्स में जो जिस तरीके के लोग मेरे साथ काम करते थे वो ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारी फैशन इंडस्ट्री एक टाइम पे दिल्ली में साउथ एक्स से रन होती थी। अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि निफ्ट करीब में है, हौस खास है, कई ऐसी जगह हैं। वो एक शाहपुर जट करके एक एरिया है जहाँ पे बहुत फैशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे काफ़ी बुटीक्स वगैरह। तो मुझे मतलब उस तरीके के क्राउड के लोग थे, तो जो बहुत एक्टर्स तो नहीं थे वो उस वे में, बट उनके साथ काम करने का अलग मज़ा था। तो वो सब करना मैंने शुरू कर दिया। और तो एक दिन मेरी सिस्टर मेरी रिहर्सल में आई और उसने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा कि ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो, और तुम ये करने के लिए पढ़ाई की थी तुमने, और थिएटर ये क्या बदतमीज़ी है कि तुम अब यहाँ पे गुरु की तरह हैं। और तो मतलब बहुत डांटा उसने मुझे, और मुझे ले गई अपने साथ साउथ एक्स में। उसने पहले मेरा जावेद हबीब से हेयर कट कराया, मुझे आज भी याद है, मेरे बड़े बड़े बाल थे। फिर उसने मुझे कपड़ों की शॉपिंग कराई, मुझे नहीं पता वो क्यों कर रही है ये सब। नेक्स्ट डे वो मुझे तैयार करवा के ले गई नोएडा में फिल्म सिटी में, जो कौन सा एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक टीम आई हुई थी शाहरुख खान की ऑडिशन करने। उस समय में एक सीरियल था फौजी 2, जो फौजी सीरियल था उसी का सीक्वल बना रहे थे। शाहरुख साहब उसके प्रोड्यूसर थे, एंड अगेन मिस्टर कर्नल कपूर, आई थिंक कर्नल कपूर ही थे जो उसके डायरेक्टर थे, जो शायद प्रीवियस शो के भी वही डायरेक्टर थे। तो उन सब से मैं मिला तो उन लोगों ने मेरे ऑडिशंस हुए मेरे, और उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप इंतज़ार करिए। तो मुझे नहीं पता था उस इंतज़ार का क्या मायने हैं। फिर उन्होंने और बुलाया, कई दफ़ा मुझे बुलाया वहाँ पे, और फिर फाइनली ये हुआ कि आप एक लीड रोल के लिए हम लोग आपको ट्राई कर रहे हैं, तो आपको बम्बई आना पड़ेगा उसके लिए। तो उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया, और फिर जब मैं यहाँ आया तो कुछ बिगड़ गई चीज़ें। हाँ, जो भी हुआ वो शो फिर फाइनली ऑन एयर हुआ ही नहीं, कुछ तो काफ़ी सारे इशूज़ हो गए। तो यूँ करके मेरा बम्बई आना हुआ, और आके मैं बहुत डर गया यहाँ पे कि यार ये तो बड़ा, दिल्ली के उस 5-7 साल से निकाल के अपने आप को अचानक से इस शहर में देखना जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो, जहाँ बिल्कुल भी नहीं पता है चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं। तो लाजमी था मेरा डरना, और फिर मैं वापस दिल्ली गया, और फिर बहुत हिम्मत जुटा के मैं वापस बम्बई आया। तो ऐसा सा सफ़र है इस। And then suddenly from actor you became a director. So how you like अभी भी ऐसा क्या है chances कि हम आपको in future पता चला कि हम आपको as an actor देख पाए? तो नहीं, for sure वैसा हो सकता है। अगर आप तब के वक्त से लेके डायरेक्टर मतलब ऐसा हो गया
फॉर्चुनेटली कि मैं एक्टिंग करने आया था मगर नहीं कर पाके और डायरेक्शन में चला गया। वो भी बड़ी मेरिकल सी जर्नी है। और आप एक्टिंग से डायरेक्शन की जर्नी में कैसे गए? मे बी देयर इज ऑल्सो पार्ट, क्योंकि आप थिएटर में भी यू स्टार्टेड डायरेक्शन, एज यू सेड ग्रुप स्टार्ट किया। मुझे बिल्कुल उस बात का इल्म नहीं था, मुझे वो स्किल नहीं लगता था। वो मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मुझे कुछ करना है, और जैसे मैंने बताया ना आपको, जब मैंने पहली बार लिखा तो मुझे नहीं पता कि ये कोई मतलब ये कोई लिखने की कोई कला है, ये काम है, और आपने लिख लिया है तो आप मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि यार मुझे एक्टिंग करने का इतना हुआ है कि मैंने लिख दिया। ये वैसा था मेरे लिए। और सॉरी, आप कुछ और पूछ। हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि क्योंकि कहानियाँ कहने का शायद एक बार के बाद शौक लग जाता है जब आप एक बार कहानियाँ कहना शुरू कर देते हैं, और मुझे लगता है कि डायरेक्शन इज़ द बेस्ट मीडियम टू टेल द स्टोरीज। और जैसे आपकी फिल्म कि क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, आई थिंक इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट यूनिक स्टोरी टेलिंग। तो उस फिल्म के प्रेप के बारे में किस तरीके से आपने उस फिल्म को ट्रैक पे लाया कि नो द स्टाइल शुड बी बिट डिफरेंट, तो उसके बारे में कुछ बताइए। इन शॉर्ट चीज़ें मुझे शुरू में बिल्कुल समझ नहीं थी कि एक्टर ही बनना था, और ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ स्टेक पे था मैंने उस फील्ड को नहीं चुना जो जिसमें मैंने पढ़ाई की। मैं और भी मेरे पास कुछ इजी रूट थे जो उनको मैं ले लेता अगर, तो मुझे कोई ऐसा इतना ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं थी। बट नहीं, आई डिसाइडेड कि यार अब तो यही करना है, और बस बम्बई आके समझ में आया कि यही करना तो है, लेकिन करवाना भी कोई चाहता है या नहीं। तो जब रियलिटी फेस की तो बहुत क्रूअल थी, बहुत डिसरेस्पेक्टिंग जर्नी होती है शुरू में एक्टर्स की, क्योंकि खासकर छोटे शहर से आए हुए लोगों की, जिनके लोग कपड़ों से परहेज़ करते हैं, जिनकी भाषा से परहेज़ करते हैं। कई दफ़ा आप उस क्लास में कैटेगराइज हो जाते हैं जो यहाँ कर लिए जाते हैं। तो वो सब मैं भी देख रहा था बखूबी, थोड़ा स्मार्ट था, लेकिन ये समझ थी कि इसको बहुत दिल पे नहीं लेना है। तो वो स्मार्टनेस हमेशा से थी स्मॉल टाउन वाली, कि यार ठीक है, अपन तो यार अपना करने आया ना, अपने को क्या है, क्या अब इस बात का बुरा माने। तो ये सब जर्नी चालू ही थी। तो मुझे एक दफ़ा किसी ने ये समझा दिया कि यार देखो, तुम बहुत अच्छा एक्टर हो, और ज़्यादातर झूठी बातें ऐसी ही शुरू होती हैं ऐसे कि तुम बहुत अच्छा एक्टर हो, और लेकिन तुम्हारा रूट तुम्हें कुछ और लेना पड़ेगा। ऐसे क्या करना चाहिए, तुम किसी को असिस्ट करो, तब तुम्हारे रिलेशंस बनेंगे और फिर तुम्हें काम मिल जाएगा। ये बहकाने वाली बहुत पुरानी लाइन है जिसमें हम भी फंस गए थे। और अच्छा फंसे हुए। हाँ, तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने फाइट मारनी शुरू कर दी कि किसी को असिस्ट किया जाए। अगेन वहाँ भी बहुत स्ट्रगल था, और तो फाइनली डायरेक्टर है मिस्टर सुधीर मिश्रा। तो सुधीर सर को मैंने असिस्ट करना शुरू किया, बट मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे कैसे एक्टिंग का काम मिलना चाहिए। तो बस कोशिश जारी थी। फिर एक दो बार डांट पड़ी इस चक्कर में बहुत। फिर मतलब सुधीर सर ने बहुत इम्पोर्टेंट एक टाइम पे मेरे लाइफ में रोल प्ले किया है। हर स्टेप पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द मेन पर्सन हु टॉट मी अ लॉट, जिन्होंने सिखाया और प्यार किया, जिन्होंने प्यार से मतलब परहेज़ नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि मतलब इन जैसे लोगों को दूर रखना चाहिए। वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने मेरे साथ की, उससे मैं बहुत सीखा। फिर मैं एक दिन ये आया कि एक फ़िल्म थी जिस पे मैं एज एन असिस्टेंट काम कर रहा था, तो मेरा ध्यान कम था, मैं तो वो काम ही नहीं सीखना चाहता था, और इस चक्कर में मुझे समझ में आता था यार मेरी सेट पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, कोई मुझे
सीरियसली नहीं लेता था क्योंकि मैं किसी की ज़रूरत का ही नहीं हूँ। मुझे बड़ा हर्ट होता था यार, मुझे लगता था यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चल सीख लेते ना ये काम। वहाँ भी ये है कि अच्छा इससे मैं कुछ करना तो ना, एक्टिंग के लिए ये करना पड़ेगा तो कर लेते ना। तो उस करके मैंने थोड़ी सी प्रॉपर एज एन असिस्टेंट वाली ट्रेनिंग लेनी शुरू की। आपके कुछ चुनिंदा फेवरेट डायरेक्टर्स जो होंगे वो कौन है, उनके अगर नाम जान सके हम? मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स विशाल भारद्वाज जी हैं। ऑब्वियसली सुधीर सर का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका जो यूनिकनेस है कहानियों में और किरदारों में, द वे ही कास्ट एक्टर्स और जिस तरीके का काम वो निकालते हैं। आनंद सर हैं, आनंद एल राय, जिनका मुझे क्राफ्ट बहुत पसंद है। तो हर डायरेक्टर की मतलब ऐसे बहुत मुश्किल होगा सर्टनली कहना, मेरे से जो भी बेहतर काम कर रहे हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं, मुझे वो सब बहुत इंस्पायर करते हैं किसी ना किसी वे में। लेकिन हाँ, मतलब मुतासिर अगर आप कहें तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ विशाल भारद्वाज जी से, आनंद सर से, इम्तियाज़ अली, अनुराग कश्यप साहब की। मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक आदमी जो अपनी तरीके से कहानी कहने में बिलीव रखता है और कह रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इवन इंस्पिरेशन हाँ क्या है और बॉक्स ऑफिस क्या है। मतलब उतनी कोर फ्रीडम से डायरेक्टर होना और वो होना, तो वो मुझे हाँ, ही इज़ एक्सेप्शनल या। और कोई एक्टर्स हैं जिनके साथ आप मतलब यू हैव ड्रीम दैट आई वांट टू वर्क विद हिम, इनके साथ काम करना है? कोई एक्ट्रेस है ऐसी? तो हर अच्छे एक्टर के संग काम करना चाहता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में किसी भी लेवल पे आज बेहतर काम कर रहा है, वो फॉर श्योर उसके अंदर कुछ तो बहुत बेहतर होगा। तो आई रेस्पेक्ट एवरीवन, मुझे किसी से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं आयुष्मान खुराना मुझे बहुत पसंद है। उनका कैसे बैलेंस करा हुआ है उन्होंने अपनी पर्सनालिटी और उस फेमस एक्टर के बीच, जहाँ कई बार और तरीके के मानक में लोग है ना, पर्सनालिटी और बॉडी, एक आदमी जो सिंपल है और उसी अपने आप को उसने उस कैटेगरी में रखा हुआ है जहाँ एक सक्सेसफुल एक्टर वाले, वो बहुत कमाल चीज़ है उनकी। तो और मेरी जिस तरीके की कहानियाँ होती हैं, सॉफ्ट सी, छोटे शहर, फिट बैठते उसमें बहुत फिट होते हैं वो। तो है विक्की कौशल मुझे बहुत पसंद है। और आज के टाइम पर कार्तिक इज डूइंग रियली वेल। अपनी ऑडियंस है, अपना मतलब एक उनका अपना चार्म है जो समझ में आता है, फ्रेशनेस है उनमें। एनी एक्ट्रेसेस मुझे मृणाल बहुत पसंद है। और मैं ज़रूर, क्योंकि ह्यूमर के साथ साथ प्यार, मोहब्बत या लव स्टोरी जो भी जिस वे में, वो सब कॉम्पोनेंट बहुत होता है मेरी फिल्म में। तो उस कई किरदारों में वो बड़ी मुझे फिट इन जचती है उस कैरेक्टर। हाँ, मैं उतना बेहतर राइटर, उतना बड़ा डायरेक्टर हो कौन कि वो सब लोग मेरे संग काम करने की इच्छा तो ऑब्वियसली आपको। बिल्कुल, मतलब जहन में कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके वजह से आपके ख्याल में वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते, इसलिए यू हैव चॉइसेस कि ओके हाँ, राइटिंग के प्रोसेस में कई बार आप किसी को तो इमेजिन कर लेते हो किसी किरदार में, तो ज़्यादा इजी हो जाता है आपको लिखने में उसको, उसके बिहेवियर को। अदरवाइज़ आप, क्योंकि अब हर एक ही किरदार बहुत अलग अलग बिहेव नहीं कर सकता, उसकी ना उसका एक पूरा ग्राफ होगा कि उस किरदार में आप ये चीज़ सूट करेगी। तो आप इमेजिन करते हो कई बार कि ओके दिस एक्टर शुड बी पार्ट ऑफ माय फिल्म और मे बी दिस कैरेक्टर। एनी अदर एक्टर्स? Sania Malhotra, she was a fabulous actor. She has done a great job in Kathal. Even that director is very young. Vijay Bhaiya, Mr. Vijay Raj is one of my very good friend and elder brother. तो वो अक्सर कहानी उसमें शायद फिल्म में है, मैंने देखी नहीं है वो फिल्म। जब वो शूट हो रही थी तो बड़े किस्से बताया करते थे वहाँ के।
कटल मैंने देखी नहीं है, बट अच्छी सानिया की, मुझे सानिया का अप्रोच बहुत अच्छा लगता है, जो उसकी प्रेजेंस है, जो एक बहुत ही सूदिंग सी पर्सनालिटी है, वो अच्छा लगता है। बाकी सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब तापसी पन्नू हैं, क्या कमाल एक्ट्रेस है, और कितना अनुष्का शर्मा, कितने बोल्ड लोग हैं ये, तो अच्छा है सारे, मतलब सबके साथ ही काम कर सकते हैं। तो अब एक बियॉन्ड द बाउंड्री, हम एक सवाल आपसे पूछते हैं कि बियॉन्ड द बाउंड्री आप ऐसा क्या है जो फिल्म के अलावा करते हैं? जैसे हमें पता है कि आप शायरी करते हैं, तो अगर आज कुछ हो जाए। एक शायरी, देखो ऐसे तो बहुत सारी शायरी है, लेकिन एक शेर है जो नज़्म है दो तीन शेर की, जिसमें मैंने अपने तारुफ में लिखी थी, मतलब अपनी जो मैं क्या हूँ और मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, तो सुनाता हूँ, आप लोग भी सुनिए, है ना? हाँ, आपका क्रू भी सुन लेगा कि महज चरागों का जलना काफ़ी नहीं, महज चरागों का जलना काफ़ी नहीं, अब इन चरागों को रोशन करना होगा, अब इन चरागों को रोशन करना होगा, और किसी को दरिया तो किसी को समंदर बनना है, किसी को दरिया तो किसी को समंदर बनना है, उससे पहले तुझे पानी बनना होगा, उससे पहले तुझे पानी बनना होगा, और मुझे यकीन है कि मैं सैलाब को तैर के पार कर जाऊंगा, मुझे यकीन है कि मैं सैलाब को तैर के पार कर जाऊंगा, मुझे डुबाने के लिए तो तुझे खुद भी पानी में उतरना होगा। तो ये मेरा एक अंदाज़ है ज़िंदगी को देखने का, और इरादे भी आपके मजबूत होने चाहिए, और आप में झुकने की भी असीम क्षमता होनी चाहिए, तब शायद आप कुछ वो कर पाएंगे जो कहा सुना जाए। अदरवाइज़ तो ज़िंदगी तो ऐसे भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप कुछ नहीं भी कर पाएँ तो भी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जी, ये ज़रूरी नहीं है हर आदमी कुछ प्रूव भी करके दिखाए। So it was really great talking to you. Thank you so much. I hope in future we'll be able to see your project. Thank you so much ज़ेबा। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगी फ्रॉम द एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्रीज प्रेजेंटेड बाय फ्रिजाइट मीडिया। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।